आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट ले रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट लेने का मतलब है कि यूरोपियन का जो एंट्री होता है इंडिया में, और उसके बाद कौन कौन सी घटना होती है मॉडर्न इंडिया में हम लोग, और उसके बाद प्रतीकात्मक कौन सी घटना होती है, तो उसके संदर्भ में हम लोग पूरे मॉडर्न इंडिया को, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। जैसा कि हमारे सिलेबस में भी है, इस प्रकार की है। तो हम सब, आज का मेरा वीडियो है कि कैसे यूरोपियन लोग इंडिया आए, भारत आए और क्यों आए। ये हम लोग आज इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि जो यूरोपियन लोग हैं भारत क्यों आए और कैसे आए। तो ये है कि जैसा हमको जो स्थिति है उसको समझना पड़ेगा। ये है यूरोप है, ये यूरोप का पार्ट है। और यदि आप अरब कंट्री, अरब देशों को छोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा एशिया का पार्ट हो जाता है। और ये हमारा ये जो है भाग है, ये यूरोप है, ये है कैरिबियन कंट्रीज है। और ये हमारा ये अफ्रीकी जो महादेश है वो है। तो इसी पर हम लोग इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ, क्यों यूरोपियन लोग आए भारत। तो जैसा कि हमें पता है कि हम प्राचीन काल से ही जो विदेशियों के, भारत का जो संपर्क था विदेशियों से और व्यापार का, वो साक्ष्य मिलता है हमें। सिंधु सभ्यता ले लें, गुप्त काल ले लें या फिर मौर्य काल ले लें, हमें विदेशियों के संपर्क और व्यापार का साक्ष्य हमें मिलता है। तो ये तो था, भारत पहले से ही विश्व में एक प्रसिद्ध एक भूभाग था। तो यहाँ से क्यों आए, यही है व्यापार का जो व्यापार है, भारत आने का है। यूरोपियन लोगों का काम, जो मकसद था, व्यापार मकसद था, वो व्यापार करने के ही ख्याल से भारत को उन्होंने चुना। तो अब देखिए क्या है स्थिति है, यूरोपियन लोग क्यों आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्राचीन काल हम चले गए, प्राचीन काल के बाद हम मध्यकाल जब आते हैं तो मध्यकाल में यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, वो था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण 14वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल है यूरोप में। उसने यूरोप का जो मनोदशा है उसको पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ तक कि भौगोलिक जो रूपरेखा है उसको भी उसने, पुनर्जागरण ने प्रभावित किया। उसमें कई राष्ट्र हैं जो कि नए नए राष्ट्रों ने पैदा लिया। तो हुआ क्या, अब हम देखें कि यहाँ के जो भारत पूर्व से ही प्रसिद्ध रहा है व्यापार का एक के लिए, व्यापार के दृष्टिकोण से भारत पूर्व से ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। आप देखिए, व्यापार करने के लिए जब यूरोप के लोग आते हैं तो ये यूरोप है, यूरोप जब आते हैं तो वो ये तुर्की होते हुए, जिसको आज तुर्की कहा जाता है, ये तुर्की होते हुए और ये अरब कंट्री है, ये होते हुए यहाँ इनको भारत आना पड़ता। लेकिन था क्या कि इसके बीच में जो व्यापार होता था यूरोप और भारत के बीच में, इसमें अरबी जो व्यापारी था एक बिचौलिया की भूमिका निभाते थे। बिचौलिया की भूमिका, जब व्यापार में बिचौलिया आ जाए तो मुनाफा जो है कम हो जाता है। दूसरी बात, जब 1400, ये देखिए तुर्की है, जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया साम्राज्य ने ये एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। जो एशिया माइनर था वो मध्य तुर्की का क्षेत्र था एशिया माइनर, और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। जो कुस्तुनतुनिया था ये इस्तांबुल था, कुछ भाग है देख लीजिए, यहाँ इस्तांबुल है, इस्तांबुल यही कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो ये पूरे व्यापार, पूरे क्षेत्र पर तुर्क लोगों का अधिकार हो गया था। तो ये यूरोप को इधर आने में बहुत, चूंकि व्यापार होता है लाभ उन्मुख होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, कोई भी व्यापार होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्यकलाप हुआ करता है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तुर्की एक बाधा था। अरब जो है बिचौलिया का काम करता था। जो ये ले लेते हैं, इंडोनेशिया लेते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया भी चले जाते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में मसाला, जो इंडोनेशिया था, मसाला का द्वीप कहा जाता था उस समय। यहाँ का मसाला विश्व प्रसिद्ध था। तो यहाँ तक पहुँचने में, भारत तक पहुँचने में इस तरह की बाधाएं थी, जो कि उस्मानिया तुर्क लोग इस पर नियंत्रण किए हुए थे, दिक्कत कर रहे थे। अरब व्यापारी बिचौलिए की भूमिका में थे। तो यहाँ पर स्थलीय व्यापार था ये। लेकिन पुनर्जागरण काल क्या किया कि पुनर्जागरण काल ने दो महत्वपूर्ण काम किए। दो महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में जहाज निर्माण जो था, जहाज निर्माण वो विकसित हुआ। मतलब अब है कि दूर दराज के क्षेत्र, दूर दराज समुद्र में दूर दूर तक यात्राएं करना संभव हुआ। तो एक पुनर्जागरण की बात है कि उसने, पुनर्जागरण ने एक तो भौगोलिक खोज जो है उसको जन्म दिया। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भौगोलिक खोज ने पुनर्जागरण को बल दिया। इसी प्रकार से व्यापार ने, पुनर्जागरण के कारण व्यापार विकसित हुआ और विकसित व्यापार ने पुनर्जागरण को मजबूती प्रदान की। तो व्यापार और ये जो भौगोलिक खोज है एक दूसरे से अन्योन्याश्रय रूप से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्लियर हो गया जहाज। अब क्या हुआ कि ये जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, ये जो यूरोप के नीचे ये जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, पूर्व में इटली मजबूत था। तो इन क्षेत्रों पे इटली वालों का, जेनेवा वालों का, वेनिस वालों का, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, इन क्षेत्रों में व्यापार पर एकाधिकार था। और ये जो था स्पेन पुर्तगाल, ये जो स्पेन पुर्तगाल है, ये भी अपना मतलब व्यापार के क्षेत्र में कूदना चाहता था। चूंकि ये नए नए देश थे, सरकार को पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए था, टैक्स अपने वो विकास में लगाना था, सैनिक साजो सामान सैनिक रूप से सबल होना था, विकास के रूप में उसको पूंजी की आवश्यकता थी। पूंजी की आवश्यकता व्यापार से ही सिद्ध हो सकता था। व्यापार के विकास से ही उसको एक टैक्स मिलता, उससे उसका जो और भी चीज़ है देश को मिलता। तो स्वाभाविक रूप से स्पेन और पुर्तगाल ने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। तो उसमें क्या हुआ, जो नाविक था उसको सरकारी सहायता दी जाने लगी। तो स्पेन और पुर्तगाल, तो भौगोलिक खोज में हुआ क्या कि इस सारे स्थलीय क्षेत्र पर ये जो व्यापार करता यहाँ से मसाला द्वीप इंडोनेशिया में, और ये भारत का जो से व्यापार करता, तो ये सारी दिक्कतें थी। तो अब उसके लिए एक नए मार्ग की जरूरत थी, दोनों देशों के लिए नए मार्ग की जरूरत थी। तो क्या किया कि सब इसका पहला शुरुआत 1492 ईस्वी में ये स्पेन ने शुरुआत लिया। स्पेन ने 1492 ईस्वी में कोलंबस नाम का नाविक था, वो 3 जहाज़ों के साथ यहाँ से निकला भारत की खोज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, भारत की खोज करते 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 इधर भटक गया और ये बाहामास, क्यूबा और जमैका पहुंच गया। इस प्रकार से उन्होंने अमेरिकी जो महाद्वीप था उसका उन्होंने खोज कर डाला। निकला तो था भारत को खोजने के लिए, इंडिया को खोजने के लिए, लेकिन वो यहाँ से कुछ अमेरिकी महाद्वीप पहुंच गया, मतलब वो बाहामास, क्यूबा और जमैका पहुंच गया। उसके बाद और भी उन्होंने यात्राएं की, यात्रा करते करते अंदर तक आए, उन्होंने और भी यात्रा की। उसके बाद इन्होंने इस तरह ये इन भागों की खोज कर डाला। तो अब हो गया वो। अब दूसरी बात हो गई, तो ये पुर्तगाल पीछे रहने वाला नहीं था। तो पुर्तगाल क्या किया, 1498 ईस्वी में 4 साल के बाद इन्होंने क्या किया, वास्को डिगामा को भारत के लिए रवाना किया। तो भारत जब रवाना किया तो ये जो था, ये तट होते हुए, देखिए अफ्रीका से होते हुए, ये तटीय क्षेत्र होते हुए, अफ्रीका से होते हुए तटीय क्षेत्र, शुरुआत में जो यात्राएं होती थी तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था, गहराई तक नहीं जाता, बल्कि तटवर्ती इलाके होते हुए वो वहाँ से गुजरता था। तो ये तटवर्ती होते हुए, ये होते हुए देख लीजिए यहाँ तक
ये यहाँ उत्तम मासा अंतरिक्ष, जिसको कि हम केप ऑफ गुड होप बुक कहते हैं, उत्तम मासा अंतरिक्ष, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये होते हुए वो जो वास्को डी गामा था, वो होते हुए यहाँ कोझिकोड, जिसको कि कालीकट, पहले कालीकट कहा जाता था, यहाँ पहुँचा और यहाँ का सामान लेकर के जो जब वापस गया तो पूरे खर्च का, जितना खर्च हुआ उसका ले जाने में उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। इस प्रकार से एक नए रूट का ये जो है खोज कर डाला भारत में आने के लिए, और इस तरह से जो स्पेन और पुर्तगाल का इस तरह से यहाँ भारत नए रास्ता का उन्होंने खोज कर डाला। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो था स्पेन और पुर्तगाल का ये जो था व्यापार भारत से ये धीरे धीरे मजबूत हुआ, और इस प्रकार से यूरोपियन लोग यहाँ पहुँचे। बाद में डच, फ्रांसीसी इसी के नक्शे कदम पर, यहाँ तक कि आपको 17वीं शताब्दी तक पूरे इस क्षेत्र में जो था पुर्तगाल और स्पेन का ही पूरे वो ये था, वर्चस्व था। और इस प्रकार से जो 15वीं शताब्दी में जहाज निर्माण का जो विकसित हुआ, जहाज निर्माण वो जो विकसित हुआ, उसने ये इस नए रूट का निर्माण किया और भारत तक पहुंचने में, भारत के व्यापार में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हुआ क्या, और एक चीज़ और है कि यहाँ से दास व्यापार को बल मिला, अफ्रीका से दास व्यापार को बल मिला। अब जो यहाँ से क्या करता था, यहाँ से जो नाविक आते थे तो यहाँ से ये अफ्रीका जो था हाथी दांत और सोने के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ गुलाम का भी व्यापार ये लोग करने लगे। तो गुलाम कैसे, यहाँ से वो क्या करते थे, जैसे यहाँ आए सोना चांदी, सोना और हाथी दांत का तो व्यापार होता ही था, लेकिन उस सबसे बड़ा था व्यापार था दास व्यापार। दास व्यापार ये था, इस साइड में अमेरिका के साइड में बागान और खदान की ये व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जगह था, व्यापार के लिए बागान और खदान था व्यापार के उसके उत्पाद के लिए। तो यहाँ से क्या करता था, यहाँ से दास को लेता था और दास को ले जा करके यहाँ पर उसको बागान का उत्पाद और ये खदान का उत्पाद ले करके यहाँ इसको देता था, और इसके बदले में ये दास यहाँ से यहाँ ले जा करके उसको बागान खदान मालिक को वहाँ पर बेच देता था। इस प्रकार से व्यापार होता गया, और इसने जो दास व्यापार भी बहुत बड़ा भूमिका, बाद में देखेंगे कि ये जो औद्योगिक विकास हुआ यूरोप में, तो उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार से हम इसको इस तरह से समझ गए। अब हम भारत में प्रवेश कर गए। अब देखेंगे भारत में वर्चस्व की कैसे लड़ाई हुई और कौन बाहर गया और किसने अपनी सत्ता स्थापित की, और सत्ता स्थापित करने के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और पूरे भारत को अपने शासन के अधीन ले लिया, और या तो अपने शासन में अधीन ले लिया या फिर अपने प्रभाव में वृद्धि किया। उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सी घटनाएं हुई और अंततः भारत को आज़ादी मिली। तो वो भाग हम बाद में करेंगे। अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पर ये यूरोपियन लोग जो व्यापारी थे वो किस प्रकार से भारत में उसकी एंट्री हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद।